हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो, हम लोग जो है पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th की, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। और हमने इसके पहले 2 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया। उस वीडियो को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये वाली चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपने उन दोनों वीडियोज़ को पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो आप सर्च करो यूट्यूब पर एड्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th बाई राउंड टेबल स्टडी। आपको 2 वीडियोज़ वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है वो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। है क्या ये चीज़, है ना। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ मानते हैं। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो हमारा जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का, ये हमारा क्या है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो इसमें आपको थ्योरी अगर इसकी क्लियर है तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चीज़ों को आपको नोट डाउन करते चलना है। जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा उन सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करते चलना है। देखो, स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? तो आपने जो है एड्जॉर्प्शन का आपने मतलब समझ लिया है, बिल्कुल आपको एड्जॉर्प्शन का मतलब पता है। अच्छा, आपने आइसोथर्म का भी तो मतलब आपको पता है। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? देखो, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक। और थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। क्या होता है भाई? थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। तो मतलब कि सेम टेम्परेचर पर हम क्या देखेंगे? एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना को देखने वाले हैं। बात को समझो, सेम टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना को देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा फिनोमिना कहलाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर हो गई बात? क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को मैथमेटिकली समझने के लिए, ठीक है, बेसिकली 2 साइंटिस्ट हैं। तो 2 साइंटिस्ट में से केवल आपको एक ही साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़नी है ना, जिसका नाम है जिसमें हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एक और है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो, फिलहाल अगर हम इसको बताना चाहें कि सर एग्जैक्टली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको मतलब समझ में आ गया, लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें, मान लो आ गया डिफाइन करने के लिए आ गया, चलो भाई डिफाइन करो। तो देखो कैसे करना है, आपको क्या बताओगे? तो आपने क्या कहा? सर सेम टेम्परेचर पर हम क्या करने वाले हैं? एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना को देखने वाले हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने इसके पिछले वाले लेक्चर को आपने देख करके ही आप यहाँ पर आए हुए हो, है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें देखो क्या कराना है। ऐसे समझो, जैसे हमने इसके पहले ये देखा था कि किस तरीके से हम मतलब हम जो एड्जॉर्प्शन करा रहे हैं, मतलब किस तरीके से गैसेस का हम जो है अपने किसी एड्जॉर्बेंट, 2 चीज़ें होती थी एड्जॉर्प्शन के लिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है एड्जॉर्बिट और एक है एड्जॉर्बेंट। फिर से समझ लो, एड्जॉर्बेंट का मतलब जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, और आपकी जो भी बॉडी है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी उस पर पार्टिकल आकर के चिपक चिपक जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अटैच्ड हो जा रहे हैं, तो वो हमारे हैं एड्जॉर्बेंट, और आपकी जो बॉडी है वो है एड्जॉर्बेंट, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी क्लियर है। तो यहाँ से देखो हम क्या करने वाले हैं, हम ये कह रहे हैं कि the variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent, कौन सी कंडीशन पर भाई? ठीक है, विथ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हमें जो है रखना है, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फिनोमिना होगा कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं, रुक जाओ। हम इसको ग्राफ के थ्रू भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में जिस तरीके से ग्राफ जो बनाया वो कैसे बनाया, समझते हैं इस चीज़ को। तो ये कह रहा है कि द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसका हमें जो ग्राफ, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है ना। और इसको हम किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू, मतलब ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एंड एक्सप्रेस्ड बाय ग्राफ, या इसे हम एक कर्व के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, कहने का क्या मतलब है?
मान लो जैसे अगर हम पहले एक ग्राफ अगर बनाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी बात समझना, जैसे मान लो मैंने ये बनाया। अच्छा, यहाँ से एक बात थोड़ी सी और आप समझ लो, इस ग्राफ को बनाने से पहले आपको थोड़ी सी एक बात और समझनी पड़ेगी। क्या ये बात इंपॉर्टेंट है? देखो, जैसे मान लो अगर आप एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना आप अगर करा रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो हमारी जो मतलब जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्बेट आकर के क्या हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट, हम ये कह रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपको मिला। तो एड्जॉर्प्शन की जो यूनिट होती है, मतलब कि कैसे मेजर करें कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x/m से, है ना। ऐसे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये बोल रहे हैं कि द एड्जॉर्प्शन इज generally expressed by x/m। अब ये x/m क्या चीज़ है सर? देखो, x का मतलब क्या है? x का मतलब है मास ऑफ एड्जॉर्बेट, ठीक, और m का मतलब क्या है? मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना है, x/m हमारा क्या बताता है? ऐसे समझ लो, दूसरे वर्ड में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब कितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो रहा है, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ये बताता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं। ध्यान समझना बच्चे लोग, ठीक है, ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं, है ना। तो हमें यानी कि अब ग्राफ में हमें क्या करना है, एक तरफ हमें देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है ना। एक एक्सिस में हम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और किसी एक्स एक्सिस में हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ कह रहा है कि एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक। चलो, तो हम एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, ग्राफ हम कुछ ऐसा जो है हमारे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, तो हम दो ग्राफ यहाँ से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से मेरी बात पहले समझो। ये आपका एक पहला ग्राफ है, ठीक। तो ये वाली जो एक्सिस है ये मान लो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? प्रेशर को। और ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि कितना गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज x/m। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ गैसेस को, मतलब अमाउंट ऑफ कितनी गैसेस ऑफ अमाउंट जो है वो एड्जॉर्ब हो रही हैं। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा मिला, देखो कुछ इस तरीके से। क्या हुआ पहले कि पहले ये एक स्ट्रेट लाइन में चला। कैसे चला? ये स्ट्रेट लाइन में चला, है ना, स्ट्रेट लाइन में चला। और स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद ये हल्का सा फिर क्या हो गया, यहाँ से ऐसे कर्व हो गया, कर्व हुआ। और एक समय ऐसा भी आया जब इस पॉइंट के बाद से हमारी जो लाइन है वो क्या हो गई, इस वाले प्रेशर के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब बात समझो, अगर प्रेशर के पैरेलल हो गई इसका मतलब है कि ये x/m के क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। देखो, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पर हम कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिए, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक T हमने टेम्परेचर ले लिया। कौन सा टेम्परेचर ले लिया है? T टेम्परेचर पर हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझे, किसी T टेम्परेचर पर हम क्या कर रहे हैं, ये एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि T टेम्परेचर, हाँ, हमने जब प्रेशर अप्लाई किया, हम प्रेशर कंटिन्यूअसली अप्लाई करते जा रहे हैं और हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा है, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि एड्जॉर्बेंट पे हम जो हमारा जो अमाउंट ऑफ जो गैस एड्जॉर्ब हो रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम ये देखना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि जब देखो हमारी जब प्रेशर बहुत ही, ऐसे समझो कि यहाँ से हमारी जो अमाउंट ऑफ जो एड्जॉर्ब जो गैसेस हैं वो क्या हो रही है, देखो इंक्रीज़ हो रही है भाई। अगर अगर ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रेशर देखो इंक्रीज़ कर रहे हो भाई, आप यहाँ पर आ गए ना, तो आप अगर यहाँ पर आ गए तो अभी आपकी देखो प्रेशर इस डायरेक्शन, ये वाला एरो क्या दिखाता है कि हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रेशर हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो अमाउंट ऑफ एक्सटेंट हमारा अभी यहाँ पर था, इतना था। अब देखो प्रेशर मान लो यहाँ पर हम मान लो, अब अगर इस पॉइंट पर बात करें तो प्रेशर देखो फिर से हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो अमाउंट ऑफ एक्सटेंट हमारा जो है, मतलब कि अमाउंट ऑफ जो गैस एब्जॉर्ब हमारी जो हो रही है वो देखो और इंक्रीज़ हो रही है,
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमें कर्व लाइन मिलनी स्टार्ट होगी, मतलब कि हम फिर और देखो, और हम अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर देखो हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर आ गए प्रेशर, तो हमारी अमाउंट ऑफ जो गैस है वो भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आई जिसके बाद से हमारी जो अमाउंट ऑफ ये जो गैस जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो फिक्स्ड हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, लेकिन प्रेशर अभी भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यही तो मतलब है। तो जिस पॉइंट से हमारी अमाउंट ऑफ जो गैस एब्जॉर्ब हो रही थी, जिस प्रेशर के जिस पॉइंट से अमाउंट ऑफ गैस हमारी मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, ये नाम आपको याद रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PS। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, इंपॉर्टेंट है ये, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर मतलब कि सैचुरेशन प्रेशर पर आकर के हमारी जो ये जो गैस जितनी एब्जॉर्ब हो रही थी वो क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, अब वो नहीं इंक्रीज हो रही है। चलो इसको हम लोग जो है अलग अलग टेम्परेचर पर करके देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कोई गैस थी, हमने उसको अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया, ये एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना अप्लाई करके देखा। देखो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ये तो आपकी एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये आपको ग्राफ समझ में आया, ठीक है। तो इस तरफ हमने ले लिया P और इस तरफ हमने ले लिया x/m, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, ठीक है। तो देखो कैसे मिला, मान लो कि हमने अभी टेम्परेचर रखा है 273 केल्विन, हमारे पास मान लो कोई एक अमोनिया गैस है, कोई भी गैस है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना देख रहे हैं। तो कैसे मिला, देखो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि देखो ऑब्वियसली बात है, अमाउंट ऑफ आपकी जो एड्जॉर्ब गैसेस हैं वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, लेकिन एक फिक्स्ड प्रेशर पर आकर के इसकी जो अमाउंट है वो क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आप चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, लेकिन आपकी जो x/m है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमें कब मिला, ये हमें 273 केल्विन पर मिला। अब मान लो हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लिया, तो चलो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये बताओ मेरे को, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉरी, अगर हम टेम्परेचर को मान लो यहाँ से हमारी ये 273, मान लो हमने कहा कि हम टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो अब बताओ कि हमें जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब गैसेज हैं वो ज़्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी। आपने क्या पढ़ा था, आपने ये तो पढ़ा था कि कम टेम्परेचर पर क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ मतलब जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है। तो दैट मीन्स अब मान लो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मान लो हमने 244 कर दिया, कितना कर दिया, 244। तो अब हमें जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक, कितने पर, 244 पर, 244 केल्विन पर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा भी होता है, डिजॉर्प्शन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर पर, है ना। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम रखें तो एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगा। हम थोड़ा सा टेम्परेचर और कम कर दे रहे हैं, है ना, तो हमें कुछ और ऐसे देखने को मिला, ठीक, ये मिला 195 केल्विन पर। तो ये आपको ग्राफ समझ में आया कि आपको ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद मैंने इनको पहले भी कभी डिस्क्राइब किया है। चलो तो हमने इनको समझ लिया, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के हमने मतलब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको मतलब समझ में आया। अब देखो क्या हुआ कि इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को, बात को समझना, इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया। क्या किया गया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया, किसके थ्रू, फ्रेंडलिक के थ्रू, है ना। नाम बड़ा इनका अजीब है, तो आप हेडिंग लगाओ, कभी कभी ये पूछता है कि व्हाट इज फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, क्या पूछता है, व्हाट इज फ्रेंडलिक, FREUNDLICH, ठीक है, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, ये तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे भाई, क्या है ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, अब ये जो फ्रेंडलिक जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, प्रेशर और अमाउंट ऑफ ये x और m के बीच में इन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या किया, रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ, क्या ध्यान से बात को समझो, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब,
ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास, दैट मीन्स एक्स बाई एम, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसा रखना है भाई, टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट ही रखना है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया, देखो बेसिकली इन्होंने एक ही रिलेशन है, मतलब एक ही रिलेशन को हम लोग तीन तरीके से देखो रिप्रेजेंट करेंगे। पहला इन्होंने कहा कि मान लो जब हमारी प्रेशर बहुत ही लो है, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर क्या कहा गया, देखो बात को ध्यान समझना। आप ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हो, है ना, इस ग्राफ को आप जो देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी प्रेशर क्या है, बहुत थोड़ी लो है, यहाँ से उसके बाद ज़्यादा होगी। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन भी मिल रहा है। कैसी लाइन मिल रही है आपको, कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये बताओ मेरे को, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का सिंपली मतलब होता है कि अगर आप प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी एक्स बाई एम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यही तो होता है, इसका मतलब क्या है, साफ साफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि एट लो प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर स्ट्रेट लाइन है, बच्चों मेरी बात समझना, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो आपको क्या मिलती है, एक नॉर्मली एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन मिलता है ना। हाँ, अगर लाइन अगर कर्व हो जाती है ना, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर लाइन कर्व हो जाती है तो कर्व के केस में फिर आपको क्या मिलता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, या इक्वेशन जो भी वेरिएबल्स होती हैं उसके पावर में कुछ आ जाती हैं, यही तो होता है। बट फिलहाल ये तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या मिलेगा आपको, एक नॉर्मल सा आपको इक्वेशन मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो। तो यहाँ पर पावर p की कितनी, सिंपली 1 है। आ रही बात समझ में। चलो अगर आप यहाँ से अगर कांस्टेंट को अगर आप हटाओगे, तो कांस्टेंट को अगर आप मतलब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो क्या मिलेगा, x बाई एम इज इक्वल टू के पी, वेयर के आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये आपको पहला इक्वेशन मिला, कहाँ पर, एट लो प्रेशर के लिए, मतलब आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए आपने ये वाला क्या किया, जो फ्रेंडलिक थे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, ठीक। अच्छा, दूसरा केस उन्होंने कहा कि चलो भैया अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को हाई कर देते हैं, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। अब देखो अगर आप प्रेशर को हाई कर रहे हो, बात को ध्यान समझना यहाँ पर, तो हाई प्रेशर आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से मिलेगा, इसके बाद से मिलेगा। तो इसके बाद से आपकी जो लाइन है, बात को समझो ध्यान से, इसके बाद से आपकी जो ये वाली जो एक्स बाई एम जो है वो क्या हो गया, देखो कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। ये थ्रू आउट ऐसे जाता रहेगा, तो ये एक्स बाई एम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रेशर क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि देखो अगर हम प्रेशर को अगर हाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हमारी जो एक्स बाई एम की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जा रही है। यही तो कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हो ना। तो आपने क्या कहा कि एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एम बिकेम कांस्टेंट। बोलो क्या ये हम गलत बोल रहे हैं, इस ग्राफ के थ्रू सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज इट डज नॉट का मतलब कौन, एक्स बाई एम, ठीक है। इट डज नॉट चेंज विथ that means it does not change with change, एक मिनट, with change in pressure, ठीक। तो आप चाहे प्रेशर चाहे जितना चेंज करते जाओ, लेकिन इसका ये है एक्स बाई एम की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी मैक्सिमम टेम्परेचर पर। अच्छा, तो अगर हम इस केस को अगर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि x बाई एम इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा सर, कांस्टेंट। क्या मिलेगा बच्चे, कांस्टेंट ही तो मिलेगा, यही तो बोलेंगे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x बाई एम इज इक्वल टू जो है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है। बात को समझना, प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
p रेज टू दी पावर 0, p रेज टू दी पावर वहाँ पर देखो क्या था 1 था, p रेज टू दी पावर 1 का मतलब है कि डिपेंड कर रही है, वो लीनियरली है, ठीक है। बट यहाँ पर प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो प्रेशर पर नहीं डिपेंड करने का मतलब क्या है, p रेज टू पावर 1 सॉरी p रेज टू पावर 0। और आपको पता है कि किसी के भी पावर अगर 0 होती है, किसी के भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। ये बात आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है। p रेज टू पावर 0, तो अगर आप ये प्रोपोर्शनल सिंबल अगर हटाओगे तो x बाई एम इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा के पी रेज टू पावर 0, ठीक। ये आपका मान लो गया सेकेंड इक्वेशन, ये आपका मान लो गया फर्स्ट इक्वेशन। आ रही इतनी बात समझ में? चलो, ये हमने दो कंडीशन देख लिया। अब एक तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी कंडीशन से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला हमारा जो कर्व है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो कर्व है वो देखो क्या है ये जो ग्राफ है वो थोड़ा कर्वी है, तो कर्वी है तो ऑब्वियसली बात है इसको आपको कुछ पावर में मिलेगा, तो क्या मिलेगा, तो फ्रेंडली जो हमारी ये जो फ्रेंडली जो थे, इन्होंने क्या दिया, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा कि अब हम एक इंटरमीडिएट जो है प्रेशर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, हम इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर का मतलब समझ गए आप सभी, ठीक है। यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की हम बात करें तो देखो कर्व है, अच्छा जी कर्व है, तो कर्व का मतलब है कि पावर में कुछ होगा, तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि x बाई जो m होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू दी पावर 1 बाई n। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओ तो x बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k और p रेज टू दी पावर 1 बाई n, वेयर आपको n का मतलब पता होना चाहिए। n उन्होंने क्या बताया कि n आपकी कोई भी एक होल नंबर है ना, क्या है, होल नंबर। n क्या है भाई, n है होल नंबर। तो ये आपको इस तरीके से क्या मिले, 3 इक्वेशन मिले। इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसी के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये वाला, ठीक। अब सवाल उठता है कि यहाँ से हम कैसे n की और हम इस k की वैल्यू रिप्रेजेंट करें, ठीक है। मतलब इस n की और इस हम k की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो अब इसके लिए हम एक दूसरा ग्राफ बनाएंगे। दूसरा, अब देखो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालनी ना, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको n की वैल्यू निकालनी तो आप n की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये n आपका समथिंग कुछ ये पावर से ना हटे। तो क्या करना पड़ता है, हमें इसका लॉग ले लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस n की और इस k की वैल्यू को निकालने के लिए हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? चलो, तो हमने क्या कहा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। इक्वेशन थर्ड का हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड तक आपने लिख लिया ना, ठीक है। इक्वेशन थर्ड का हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग लेने वाले हैं, ठीक। देखो हमने कहा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, इक्वेशन थर्ड का ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड एक बार ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं x बाई एम है और इज इक्वल टू में इधर क्या हमारे पास k और p के पावर 1 बाई n है, ठीक। अब बात समझो, तो इधर आप लॉग ले लो, लॉग ये हो गया, ये भी क्या हो गया, लॉग हो गया। अब आपको लॉग इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। क्या, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू, देखो जब आप लॉग अप्लाई करो तो आपको एक फॉर्मूला पता है, सिंस लॉग m इंटू n, याद है, इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया है, लॉग m प्लस लॉग n, यही तो होता है। तो क्या करोगे, ये आपका m है, ये इंटू ये पूरा का पूरा n है, तो क्या हो जाएगा, लॉग k प्लस लॉग p रेज टू द पावर 1 बाई n, बोलो यही तो आएगा। देखो फिर से मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया है कि लॉग m रेज टू द पावर अगर n होता है, ठीक है, अगर पावर में अगर n होता है तो n आ जाता है मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स n लॉग m, ये हो जाता है आपका लॉग का फॉर्मूला। तो ये 1/, जो n है वो भी कहाँ आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, दैट मीन्स लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाई n इंटू लॉग p, ठीक। चलो अब यहाँ से देखो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से, सर वो कैसे किया है, यही तो आपको समझना है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन का हम लोग अपने
ये आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था क्लास 11th में। मान लो कुछ अगर बायो वाले बच्चे होंगे, बिल्कुल मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो आपने 10th में पढ़ा होगा। अरे सर इतना कौन याद रखता है, बिल्कुल नहीं याद रखता, चलो कोई बात, अब याद रख लो। तो देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन। ये आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहाँ पर हमारी क्या होती थी, स्लोप होती थी। m का मतलब क्या है, मेरी बात समझे पहले, m को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। इस स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग, tan थीटा से। ध्यान से मेरी बात समझो, ये मैथमेटिकल टर्म है थोड़े से, ठीक है। आपको आपने ये जो है क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, फिजिक्स वाले चैप्टर में, ठीक। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या है, tan थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। अच्छा ये स्लोप कैसे, स्लोप का मतलब क्या, देखो जैसे स्लोप हमेशा कैसे होता क्या, जैसे मान लो कि आप इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंड है। तो ग्राउंड से अगर आप खड़े हो तो आप कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि आपकी स्लोप जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। स्लोप का मतलब क्या है कि आप जो है ग्राउंड पर कुछ झुके हुए हो गए इस तरीके से ना। तो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो भी एंगल बनाते हैं, है ना, तो ये हमारा स्लोप का क्या होता है, एंगल। यानी कि अब ये एक स्लोप है क्योंकि ये बेंड है, ये क्या है, बेंड है, ठीक है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। स्लोप मतलब हमेशा इस तरीके की लाइन, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हल्का थोड़ा सा क्या हो, बेंड हो, दैट इज स्लोप। स्लोप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा, या एक और तरीका क्या है, m। तो यहाँ पर ये जो m है वो क्या है, आपका स्लोप है, समझ रहे हो। तो इस इक्वेशन को बच्चे लोग आप इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करो तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो 1/n log p। तो ये आपका 1/n क्या दिखा रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका x है, log p आपका क्या है, x है, ये आपका c है, और ये आपका log x बाई ये x/m क्या है, ये आपका y है। तो अगर हम एक ग्राफ बना लें आपको समझाने के लिए, बात को समझना ध्यान से, अगर हम एक ग्राफ बना लें, देखो कैसे बनाया जाए सर ग्राफ, कुछ इस तरीके से, ध्यान से मेरी बात समझना। आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद ही ग्राफ बना पाओगे, ऐसे नहीं तो फिर वैसे जो है फिर रटना पड़ेगा कि सर ये है, सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया। देखो आपने कंपैरिजन किया तो y जस्ट लाइक log x/m। तो अब आप इस डायरेक्शन में क्या बनाओगे, इस डायरेक्शन में आप बनाओगे log x/m, ये आपकी y है, ठीक। अच्छा इस डायरेक्शन में क्या बनाओगे, इस डायरेक्शन में आप बनाओगे x, ये आपकी x रिप्रेजेंट करती है। तो x यानी कि x, देखो x के यहाँ से कंपैरिजन करो, देखो ये ऐसा नहीं कि ये इधर ये नहीं, ये 1 ये इनटू में है ना, इनटू में तो m है ना, इनटू में, समझ रहे हो ना। तो m हो गया आपका 1/n और x हो गया आपका log p। तो इस तरफ आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, log p, ठीक, ये हो गया। अच्छा फिर आपने कहा कि सर हमारा जो n है वो क्या, 1/n हमारा क्या है, स्लोप है। 1/n हमारा क्या है, सॉरी 1/n, हाँ ठीक है, 1/n हमारा क्या, स्लोप है। स्लोप दैट मीन्स m, कंपेरिजन करोगे तो m इज इक्वल टू यही तो आएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा c आपकी क्या है, c जो है दैट मीन्स ये आपका एक इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। c हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, किस पर, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर आप c डिस्टेंस चल लो, y एक्सिस पर आप क्या कर लो, y एक्सिस पर आप जो है c डिस्टेंस चल लो। तो इसके अकॉर्डिंग c, बट हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या, लॉग के। तो y एक्सिस पर अगर आप c डिस्टेंस चलोगे तो मान लो कि आपने c डिस्टेंस आपने यहाँ तक चला, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इंटरसेप्ट को, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया दैट मीन्स log k। सी तो नहीं करोगे ना, ये तो आपका, ये तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये तो आपका कंपैरिजन वाला पार्ट है, आपका मेन क्वेश्चन तो ये है। तो ये आपका हो गया log k। अब यहाँ तक चलने के बाद फिर आपको ड्रॉ करना है स्लोप, यहाँ तक चलने के बाद आपको ड्रॉ करना है स्लोप। लो हो गया स्लोप, यही तो क्या है, स्लोप है, यही क्या है, स्लोप तो है। देखो ये क्या कर रही है, ये हमारे एक्स एक्सिस से, ये भी एक्स एक्सिस, तो ये भी एक्स एक्सिस हो सकता है, तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है, ठीक। तो यही हमारी क्या रिप्रेजेंट करी, यही हमारी रिप्रेजेंट करी स्लोप को, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/n,
दैट मीन्स स्लोप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका log x बाई एम, ये आपका log p, और ये आपका इंटरसेप्ट log की। क्लियर है बात? आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। देखो क्या था कि ये जो हमारे जो फ्रेंडलिक थे, है ना, तो इनकी ये जो थ्योरी थी वो पूरी बेस्ड थी हमारी, जैसे मतलब ये केवल और केवल एक थ्योरेटिकल सपोर्ट था, इनका बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं था। ठीक है। और इसकी एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर ये जो हमारी जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है। ठीक, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। इसलिए एक नई थ्योरी आई। तो वो नई थ्योरी आपको फिलहाल नहीं पढ़नी है, डोंट वरी। वो नई थ्योरी आपको 12th में नहीं पढ़नी। हाँ, जब आप अगर कंपटीशन की अगर आप करोगे, कंपटीशन लेवल पर आपको अगर पढ़ना होगा तो हम उसको कभी और मेंशन कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका? फ्रेंडलिक आइसोथर्म। समझ में आया क्या है फ्रेंडलिक आइसोथर्म? क्या सारी चीज़ें कैसे बनानी है, समझ में आ गई आपको बात? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? इजी चीज़ है, समझ में आ रहा है? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अब देखो, जल लगे हाथ हम इसका कुछ और भी टॉपिक जो है कवर कर लेते हैं। देखो इसमें एक और आपका एनसीईआरटी एक और टॉपिक जैसे देता है, ये कहता है कि मान लो अगर हमारा एड्जॉर्प्शन अगर किसी सॉल्यूशन फेज से हो, किससे हो? किसी सॉल्यूशन फेज से हो, सॉल्यूशन से हो, है ना। तो आप हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, वहाँ से आपको कुछ बातें, मोटी मोटी बातें आपको समझनी है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग लगा लो, क्या आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। देखो, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन होगा वो केवल गैसेस से होगा या फिर सॉलिड से होगा, सॉल्यूशन से भी होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप जो है एड्जॉर्प्शन फिनोमेना अप्लाई करना चाहते हो किसमें? किसी मतलब सॉल्यूशन में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आप किसी सॉलिड को जो है सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो? डाल रहे हो, और वहाँ से एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो। तो यहाँ से देखो होगा क्या, बेसिकली कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर हम अपने कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन कब कम होगा। बट उसके पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन जो है केवल और केवल जो है वो सॉलिड के सरफेस पर ही नहीं होता है, वो हमारे जो है लिक्विड, मतलब अगर हम लिक्विड के साथ अगर हम एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना अगर हम करें तो उसके साथ भी हमारा क्या होता है? एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एनसीईआरटी ये बताता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया कि जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास कोई एसिड का सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था? सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था। ठीक है। आप इसको वाटर में आपने मिलाया, ठीक है, और मिला करके इसमें आपने क्या कर दिया? इसमें आपने वाटर मिलाया और मिला करके इसमें आपने एक चारकोल, ठीक है, चारकोल डाल दिया, चारकोल मिला दिया। तो हुआ क्या कि ये जो चारकोल है ना, वो क्या करेगा? ये एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना स्टार्ट करेगा। तो इस एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना के बाद ये देखा गया कि एसिटिक जो एसिड थी, यानी कि एसिड की जो कंसंट्रेशन थी वो थोड़ी लो हो गई। तो सोचो एसिड की कंसंट्रेशन लो क्यों हो गई? इसका मतलब है कि जो चारकोल है वो क्या वो मतलब वो कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है? मतलब जो चारकोल है वो एक एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है ना। इस चारकोल पर क्या हो रहे हैं कि इस एसिडिक एसिड के जो भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट एड्जॉर्बेट होंगे, वो चारकोल पर जाकर के क्या हो रहे होंगे? चिपक जा रहे होंगे। तो जिसकी वजह से एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। ये बात आपको समझ में आई? ये आपको साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएगा, केवल आप समझो इस बात को। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी भी आपको तो कभी कभी पलटना पड़ेगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, है ना, कि एसिटिक एसिड की जो क्या कह रहे हैं कि हम जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। सिमिलरली एक और आपका एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हम चारकोल को किसी लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम मिक्स करते हैं, हमने क्या किया? मेरे पास क्या है? एक लिटमस सॉल्यूशन है। समझो इस चीज़ को, ये भी आपकी चीज़ें एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मेंशन है। सबसे मस्त, मतलब मस्त कह रहे हैं, सबसे अच्छी बुक है। हाँ, मस्त आ जाता है, मतलब सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, वो दिल से निकलता है। अच्छा, मस्त बुक है, अच्छी बुक है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? आपने फिर से चारकोल को ऐड कर दिया। जब चारकोल को आपने ऐड किया तो ये देखा गया
कि जो लिटमस हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, वो हमारा कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कलरलेस हुआ, इसका मतलब कि एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना हुआ। चारकोल ने क्या किया, इसके जो भी सॉलिड पार्टिकल रहे होंगे कलर्ड वाले, वो उसने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिए। अब यहाँ से आपको एक बात और समझनी है कि ये जो एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन, ये जो पिछले 3 लेक्चर से आप पढ़ते चले आ रहे हो, अब इसका आपको यूज़ भी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है इसका यूज़ समझ में? इसका यूज़ देखो, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली मान लो अगर हमें किसी चीज़ को अगर रिमूव करना है, किसी सॉल्यूट पार्टिकल को अगर रिमूव करना है ना, सॉल्यूशन में से, तो हम एड्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना यूज़ करेंगे। ऐसे थोड़ा ना पढ़ रहे हो कि हाँ ठीक है, अब आपको समझ में यहाँ से आना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसने एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम कर दी। यहाँ पर इस ये जो लिटमस सॉल्यूशन जो था, ये जो कलर्ड लिटमस सॉल्यूशन था, ये कलर्ड लिटमस सॉल्यूशन को जो है कलरलेस बना दिया। तो आ रही बात समझ में? अब आपको एड्जॉर्प्शन का जो है फिनोमिना मतलब एप्लीकेशन, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे, है ना। पर फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो जब आपने ये जो एग्जाम्पल, आपने ये जो दो देखो, आपने ये जो 2 एग्जाम्पल देखे, इन 2 एग्जाम्पल के बेसिस पर आप क्या रिजल्ट क्या निकाल सकते हो? पहला देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए, है ना। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, बट समझो इस चीज़ को। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अकर्ड, कुछ ऑब्जर्वेशन अकर किए गए। पहला ऑब्जर्वेशन देखो क्या था। देखो, कहने का मतलब क्या है कि देखो पहले ऑब्जर्वेशन की देखो, अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम टेम्परेचर, अगर सेम इसमें भी वही वाला फिनोमेना होगा कि अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करो, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन था कि अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको जो एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है, किसका फिनोमिना बच्चे? एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप सरफेस एरिया, इन सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस, बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, ठीक है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये भी पता चला कि सॉल्यूशन वाले केस में, ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही बताई थी आपको कि अगर आप सरफेस एरिया को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी जो एड्जॉर्प्शन वाला जो फिनोमिना है, बताओ वो क्या होगा? कितने बच्चों को याद है? वो भी क्या होगा बच्चे? इंक्रीज़ होगा। आ रही बात सुन? अच्छा, तीसरी चीज़ क्या हमें सामने निकल करके आई? वो जो हमारा जो कंसंट्रेशन वाला जो फिनोमिना जो हो रहा था, तो हमें ये पता चला कि जो एड्जॉर्प्शन है ना, एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन होगा उतना ही भयंकर एड्जॉर्प्शन होगा। आगे बात समझ में? क्लियर है बात? अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात? फोर्थ चीज़ क्या सामने निकल करके आई कि एड्जॉर्बेट का क्या नेचर है और एड्जॉर्बेंट का क्या नेचर है, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। क्लियर हुई? ये 4 बातें आपको, ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हमारा था क्या? एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन का हमने एग्जांपल देखा और उसके बेसिस पे हमने कुछ रिजल्ट निकाले। अब अगर आपने ये वाला जो टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से एक चीज़ और चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं अब हम एड्जॉर्प्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो आखिर देखते हैं कि आखिर हमने ये जो एड्जॉर्प्शन ये जो पढ़ा, इसका अब यूज़ क्या चीज़ है, कहाँ हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। देखो, तो पहली जो यूज़ है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्टली A to Z आपको जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास एनसीईआरटी में, सेम उसी तरीके से आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में ये चीज़ होगी, ठीक है। और अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है ना बच्चा लोग, तो आप चुपचाप क्या कर लो? डाउनलोड कर लो, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर का जो PDF है वो एनसीईआरटी जो है वो अपलोड करके रखा है अपने वेबसाइट पर। आप अगर सर्च भी करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लो। नहीं खरीद पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। देखो, तो हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 जो इंपॉर्टेंट हम वो देख लेते हैं एप्लीकेशन। देखो, एप्लीकेशन में पहला बताता है क्या कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ
हाई वैक्यूम क्या मतलब है इसका? जैसे आपने फिजिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मतलब हर जगह हम वैक्यूम क्रिएट करते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको हाई वैक्यूम अगर क्रिएट करना है तो आपको ये समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ से हम सारे के सारे एयर को निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद कुछ अमाउंट में हमारे डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ जो है चीज़ें वो जो हैं वो बच जाती हैं। तो क्या किया जाता है, फिर उस कंटेनर में चारकोल को डाला जाता है। तो चारकोल क्या करेगा, और भी यहाँ पर जो मान लो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अगर बच गए, है ना, तो चारकोल क्या करेगा, इनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, और फिर इस चारकोल को भी क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। तो पूरी तरीके से ये हमारा जो कंटेनर है वो क्या बन गया, एक वैक्यूम कंटेनर बन गया, हाईली ये वैक्यूम कंटेनर बन गया। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज़ आप देखे होगे, गैस मास्क के हम लोग में गैस मास्क में एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे मान लो जो लेबर होते हैं, मान लो अगर वो माइंस में अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है पॉइजनस गैसेस होती हैं। तो उन पॉइजनस गैसेस को जो उन गैस मास्क में होते क्या, चारकोल लगे हुए रहते हैं, तो वो चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और आप उन पॉइजनस गैसेस को अपने अंदर लेने से बच जाते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने वो देखा होगा, अगर आप मूवीज़ अगर देखते हो तो हॉलीवुड की एक मूवीज़ है बैटमैन द डार्क नाइट राइजेज, याद है अगर देखा होगा तो, है ना। उसमें वो जो विलेन रहता है वो गैस मास्क जो है लगाया रहता है, देखना ध्यान से, ठीक। अच्छा, तीसरी जो हमारी चीज़ है वो है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक। मतलब कि हम जो है अगर मान लो कहीं अगर ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो हम उस ह्यूमिडिटी को भी क्या कर सकते हैं, इस एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर उस ह्यूमिडिटी को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग सिलिका का यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम जेल का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारी वाटर पार्टिकल होंगे, अगर वही ह्यूमिडिटी का मतलब क्या कि सर्टेन अमाउंट में थोड़ी बहुत कहीं वाटर होगी, है ना, तो उस वाटर पार्टिकल को सिलिका जेल या फिर जो हमारा ये जो एल्यूमिनियम जेल है वो क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल, समझ रहे हो। तो ये सब हमारे क्या यूज़ हैं, किसका किसका, एड्जॉर्प्शन का, इन सब सारी चीज़ों में यूज़ है ना। ये जो आप जो पढ़ते चले जाते हैं ना, एड्जॉर्प्शन 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 एड्जॉर्प्शन, तो आपको इनका मतलब समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं, आप उनको पढ़ लोगे, उनके अंडर में जो भी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपसे पहले ही बताया हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, लेकिन एनसीईआरटी केमिस्ट्री आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, भले आप फिज़िक्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी की आप फिज़िक्स मत पढ़ो, बट एनसीईआरटी की आप केमिस्ट्री जरूर पढ़ो। बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया गया है एनसीईआरटी का, जो 11th-12th का जो एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं है बुक तो आप डाउनलोड कर लो, सर्च करो गूगल पे, डाउनलोड एनसीईआरटी क्लास 12th या क्लास 11th बुक जो भी है ना, आपको सारे के सारे बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आप ये मेरे को बताओगे लास्ट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। आ रही बात समझ में, कर देना है। ओके, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।